नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सबसे पहले हम आपको बंगाल में जांच को खून करने वाला सिस्टम दिखाएंगे, जहां रेड करने गई ईडी की टीम पर 200 लोग टूट पड़ते हैं। लाठी, पत्थर और डंडे से अधिकारियों का सिर फोड़ दिया जाता है। यह रेड थी टीएमसी नेता शेख शाहजहां के घर पर। इसलिए आज हमने बंगाल के इस लाठी और पत्थर तंत्र पर सत्ता की एक खास कुंजी आपके लिए तैयार की है। इसके बाद मध्य प्रदेश में लाउड स्पीकर पर शुरू हुआ धर्म युद्ध की बात करेंगे, जिसमें प्रशासन को एक शहर काजी की चेतावनी मिली है, जिसमें उन्होंने कहा है कि खंडवा में अगर धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाया गया तो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बाद एक ऐसे मौलाना की बात होगी जिनके बोल ज्ञानव्यापी पर आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। इस पर साधु संत बहुत गुस्से में हैं, इसलिए आज ये भी समझेंगे कि जैसे जैसे राम मंदिर की तारीख करीब आ रही है, ज्वलनशील बयानों की सीरीज क्यों लॉन्च हो रही है। कल भारत की स्पेस सत्ता के लिए एक बहुत शुभ दिन है, क्योंकि कल भारत की सैटेलाइट आदित्य सूर्य के L1 पॉइंट पर पहुंचने की पूरी उम्मीद है। स्पेस को हिंदुस्तान का सूर्य नमस्कार कितना खास होगा और आगे क्या होगा, इस पर भी सत्ता की हाईटेक कुंजी हम आपके सामने खोलेंगे। एक बड़ी खबर यह भी कि अरब सागर में सोमालिया के तट के पास एक शिप हाईजैक किया गया है, जिस पर लाइबेरिया के झंडा लगा हुआ था। लेकिन चिंता की बात यह है कि इस शिप पर 15 भारतीय क्रू मेंबर सवार हैं। अब इनके रेस्क्यू के लिए INS चेन्नई को रवाना किया गया है और ये वहां पर पहुंच भी चुका है। दिल्ली की 3 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने दिल्ली महिला आयोग की चीफ स्वाति मालीवाल, संजय सिंह और नारायण दास गुप्ता को टिकट दिया है। संजय सिंह ने जेल से ही अपना नामांकन दाखिल किया। दिल्ली में राज्यसभा की 3 सीटों पर 19 जनवरी को चुनाव होंगे। और भारत की जीडीपी के लिए एक अच्छी खबर आई है। वित्त वर्ष 2023-24 में देश की अर्थव्यवस्था 7.3% की दर से विकास करेगी। यह अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जारी किया है। इसके पहले वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी 7.2% रही थी। तो सत्ता की शुरुआत आज एक चिंताजनक वीडियो और बहुत जरूरी सवाल से। ये सवाल खड़े हुए हैं पश्चिम बंगाल की कुछ तस्वीरों और वीडियो से, जो आज कोलकाता से दिल्ली तक पॉलिटिकल कॉरिडोर और सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। ये तस्वीर दिल्ली से 1600 किलोमीटर और कोलकाता से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर उत्तर 24 परगना की है। यहां प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के अधिकारी पर 200 लोगों की भीड़ ने जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में हमलावरों ने ईडी अधिकारियों के सिर फोड़ दिए, वाहनों को तोड़ दिया और छापेमारी के लिए साथ गए सीएपीएफ के जो जवान थे उनको खदेड़ दिया। जांच और छापे के लिए गए ये लोग किसी तरह जान बचाने में कामयाब रहे। इस जानलेवा हमले वाले वीडियो के बाद सवाल ये कि क्या ईडी की टीम अब राज्यों में शांतिपूर्वक जांच भी नहीं कर सकती? क्या अब राज्यों में ईडी की टीम पर जानलेवा हमले का ट्रेंड शुरू हो गया है? क्या ईडी की जांच का जवाब अब आरोपी हमला करके देंगे? क्या ईडी की टीम को अपने साथ सेना की टुकड़ी लेकर चलना होगा? क्या ईडी की टीम की छापेमारी से पहले पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बलों की तैनाती करनी होगी? इलाके को छावनी में बदलना होगा? और अगर इतना कुछ करना होगा तो सवाल है कि किसी भ्रष्टाचार या आर्थिक गड़बड़ी के मामले की जांच कैसे होगी? पश्चिम बंगाल में ईडी की जांच टीम पर हुआ यह हमला क्या राज्य सरकार और प्रशासन की सीधी नाकामी नहीं है? इसका जवाब वहां की सरकार को, वहां के प्रशासन को देना चाहिए। हालांकि ईडी की कहानी यहीं तक नहीं है। पश्चिम बंगाल के अलावा ईडी की जांच महाराष्ट्र और हरियाणा में भी हुई। करोड़ों रुपए, कई किलो सोना और भी बहुत कुछ मिला। तो हम इन राज्यों में भी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले बात होगी पश्चिम बंगाल की। अब इस खबर की हिंसा वाली कुंजी को थोड़ा और विस्तार के साथ खोलते हैं। दरअसल आज सुबह पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के संदेश खली गांव में राशन घोटाले के मामले में ईडी की टीम छापेमारी के लिए पहुंची थी। ईडी की टीम टीएमसी नेता शेख शाहजहां और बोनगांव के पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष शंकर आध्या के ठिकानों पर छापा मारने ही वाली थी कि करीब 200 लोगों ने एक साथ घेर कर हमला कर दिया। ईडी की टीम को लाठी और डंडों से पीटा गया। ईडी की टीम के साथ जो सुरक्षा बल थे उन्हें भी खदेड़ दिया गया। इस हमले में ईडी के कई अधिकारियों को चोट आई है। उनके सिर से खून बहने लगा। वीडियोज में सिर पर पट्टी और खून बहते हुए साफ साफ देखा जा सकता है। रेड मारने गई टीम में ईडी के डायरेक्टर रैंक के अधिकारी भी शामिल थे, सुरक्षा बल भी थे, लेकिन भीड़ इतनी हिंसक थी कि उसने न सिर्फ लाठी डंडों से पिटाई की और गाड़ी तोड़ी, बल्कि सुरक्षा बलों को भी भगा दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने टीएमसी नेता एसके शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने टीएमसी पर तीखा हमला किया है।
बीजेपी ने इस हमले के पीछे रोहिंग्याओं का हाथ होने की भी आशंका जताई है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि आज ईडी के अधिकारियों पर हमला हुआ है, कल ये आम लोगों पर हमला कर सकते हैं, इसलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को पूरे मामले की जांच एनआईए से करानी चाहिए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी सरकार पर सबसे चुभने वाला अटैक किया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि टीएमसी के गुंडों ने ईडी अधिकारियों पर जो हमला किया उससे स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बुरे हाल में है, इसलिए बंगाल में रेड के लिए ईडी को अब सेना की टुकड़ी साथ में लेकर जानी चाहिए। वैसे तो कांग्रेस और टीएमसी इंडिया गठबंधन में एक दूसरे के सहयोगी हैं, लेकिन आज अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी की सरकार पर इतना तीखा हमला किया कि उनके लिए जवाब देना मुश्किल है। राजनीतिक हमलों के अलावा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने भी इस हमले पर चिंता जताई है और इसे भयानक घटना कहा है। एक बार पश्चिम बंगाल में ईडी अधिकारियों पर हमले और इस मुद्दे पर हुई राजनीतिक जुबानी फायरिंग की एक ज्वाइंट रील देखिए, फिर आगे हम आपको यह बताएंगे कि यह हमला हुआ क्यों। सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने, दरिंदों ने जो हमला बोला है, आज जग जाहिर होते हैं कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की हाल कितना बुरा होते जा रहे हैं। सारे फौजों को साथ में लेकर चलना चाहिए। आज तो जख्म हुए, अगले तारीख खून भी हो सकते हैं। अधीर रंजन चौधरी इज एजेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी। मुंह उनका है, वॉइस उनका है, लेकिन कंटेंट जो निकल रहा है ना, वो पूरा भाजपा का डॉल है, भाजपा का डॉल है वो। बंगाल में रोहिंग्या मुस्लिम जो है उनको घुस के बंगाल की पूरी लॉ एंड ऑर्डर को क्या कर चुके हैं। और ये जो ईडी के साथ हो रहा है, ये सिर्फ ईडी के साथ नहीं हो रहा है, ये अपना बंगालियों का फ्यूचर दिखा रहा है। बंगालियों के साथ भी ऐसे आगे आने वाले समय में होने वाला है। ईडी का जो ऑफिसर लोग थे और उनका साथ जो सेंट्रल फोर्स का आदमी लोग थे, वो लोकल पीपल को बुरी तरह इरिटेट कर रहे थे, प्रोवोक कर रहे थे। इसके लिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुआ है। प्रॉब्लम यह है कि पूरा देश का आम आदमी ये दिल्ली मॉनिटर्ड डीप कॉन्स्पिरेसी, बिग कॉन्स्पिरेसी देखते देखते पूरी तरह थक गया। आज पश्चिम बंगाल के लिए ब्लैक डे है। ममता बनर्जी उसको फेक वोटर आईडी कार्ड देके रखे हैं वोट बैंक के लिए। वो लोग पूरा अटैक किया पूरा ईडी सीबीआई अधिकारी के ऊपर। अभी ये पश्चिम बंगाल का ममता बनर्जी के टाइम में अभी ये फ्यूचर है हम लोगों के लिए। गांव के लोग कह रहे थे कि जो सेंट्रल फोर्स आए थे वो उनको विरक्त भी कर रहे थे और वहां पे जो उत्तेजना तैयार हुई है कहीं ना कहीं उनके द्वारा हुई है। If government fails in its basic duty, then the Constitution of India will definitely take its course. I reserve all my constitutional options for appropriate action at the appropriate moment. तो दरअसल जिस राशन घोटाले में ईडी की टीम उत्तर 24 परगना में छापेमारी के लिए पहुंची थी, उसका कनेक्शन सीधे ममता बनर्जी की सरकार से है। आरोप है कि कोविड के दौरान गरीबों को मुफ्त में दिए जाने वाले राशन में हेराफेरी की गई। ईडी की टीम इसकी जांच कर रही है। राशन घोटाले में 26 अक्टूबर 2023 को ममता सरकार के वन मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक के ठिकानों पर रेड की गई थी। इसके बाद 27 अक्टूबर को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ईडी को शक है कि शेख शाहजहां और शंकर आध्या के ज्योतिप्रिय मलिक से रिश्ते हैं और दोनों इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं। और आज ईडी इसी की जांच करने के लिए उत्तर 24 परगना के संदेशखली गांव पहुंची थी, जहां उन्हें लाठी, डंडों और पत्थरों का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल के बाद अब बात करते हैं हरियाणा की, जहां ईडी की छापेमारी में 5 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। गुरुवार को हरियाणा में आईएनएलडी के पूर्व एमएलए दिलबाग सिंह और उनके करीबियों के ठिकानों से ईडी ने बड़ी बरामदगी की। इस छापेमारी में 5 करोड़ रुपए कैश,
स्टिंग गोल्ड बिस्किट, विदेशी शराब की 100 से ज्यादा बोतलें, विदेश में बनाई कई संपत्तियों के कागजात और 4 अवैध विदेशी राइफल्स बरामद की गई हैं। ईडी ने यह छापेमारी अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में की थी। पूर्व एमएलए दिलबाग सिंह, उनके रिश्तेदारों और करीबियों के ठिकानों पर छापे मारे गए थे। ये छापेमारी यमुनानगर, सोनीपत, मोहाली, फरीदाबाद, चंडीगढ़ और करनाल में दिलबाग सिंह से जुड़े लगभग 20 ठिकानों पर हुई थी। गुरुवार सुबह जब यमुनानगर में दिलबाग सिंह के ठिकानों पर नोटों की गड्डियां और अवैध हथियार मिलने लगे तो ईडी के अफसर हैरान रह गए। आधी रात के बाद 12:30 बजे तक 5 करोड़ रुपए कैश की गिनती की जा सकी। बताया जा रहा है कि ईडी के अधिकारियों को दिलबाग सिंह के घर से जो हथियार मिले हैं वो विदेशी और अवैध हैं। मेड इन जर्मनी हथियारों के अलावा इनके पास से 300 जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए। वैसे दिलबाग सिंह कोई छोटे मोटे विधायक नहीं है। ये हरियाणा के सबसे रईस विधायकों में गिने जाते हैं। 2009 और 2014 में यमुनानगर से आईएनएलडी के विधायक रह चुके हैं। 2019 में उन्हें बीजेपी के घनश्याम दास ने करीब 1400 वोटों से हरा दिया था। दिलबाग सिंह का ट्रांसपोर्ट और माइनिंग का कारोबार है। 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में दिलबाग सिंह ने 34 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की थी। चुनावी हलफनामे के मुताबिक दिलबाग सिंह पर हत्या की कोशिश का मुकदमा लंबित है। वैसे सबके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि दिलबाग सिंह हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के बेटे और आईएनएलडी नेता अभय सिंह चौटाला के समधी हैं। दिलबाग सिंह ने अपनी बेटी की शादी अभय सिंह चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला से की है। दरअसल यमुनानगर और आसपास के जिलों में अवैध खनन के मामले में ईडी पीएमएलए के तहत मुकदमा दर्ज करके जांच कर रही है। कोर्ट के आदेश पर हरियाणा पुलिस ने इस मामले में कई केस दर्ज किए थे। एनजीटी बैन के बाद भी अवैध खनन किया जा रहा था। ईडी ने इसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत यह कार्रवाई की है। आरोप है कि ये लोग फर्जी ई रवाना स्कैम का सिंडिकेट चला रहे थे। ई रवाना एक ऑनलाइन सिस्टम है जिसके जरिए खनन के दौरान कटने वाले तमाम बिल अथवा पर्ची ऑनलाइन ही जनरेट होते हैं। इसी में गड़बड़ी की जा रही थी। लेकिन हरियाणा में अवैध खनन के मामले में ईडी की जांच दिलबाग सिंह पर ही खत्म नहीं हो रही है, बल्कि इसकी जद में एक और कांग्रेस के विधायक हैं। इनका नाम है सुरेंद्र पवार। कल सुबह सुबह 5 गाड़ियों में ईडी के अधिकारी और सीआईएसएफ के जवान सोनीपत में सुरेंद्र पवार के घर पहुंचे थे। कल दिन भर जांच के बाद आज दिन भर तलाशी जारी रही। ईडी का एक्शन बंगाल और हरियाणा ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी चल रहा है। ईडी ने सहकारी बैंक से जुड़े एक घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज बारामती, पुणे, औरंगाबाद और अमरावती में कम से कम 6 ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापे बारामती एग्रो और उससे जुड़ी हुई संस्थाओं पर हैं। दरअसल 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सेक्टर में गलत तरीके से चीनी मिलों को बेचने के आरोपों पर जांच के आदेश दिए थे। मुंबई पुलिस ने इस मामले में अजीत पवार, शरद पवार और 70 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। कुछ दिनों की जांच के बाद सबूतों के अभाव में केस बंद कर दिया गया था, लेकिन ईडी ने मुंबई पुलिस के जांच बंद करने का विरोध किया और नए सिरे से जांच शुरू की। अब इस मामले में छापेमारी हो रही है। आपको बता दें कि बारामती एग्रो एनसीपी शरद गुट के अध्यक्ष शरद पवार के परिवार द्वारा संचालित कंपनी है जो अब जांच के घेरे में है। दावा यह भी है कि पूरा घोटाला 5000 करोड़ रुपए का। आज इस खबर को हमने प्राथमिकता इसलिए दी क्योंकि छापे मारने गई एक जांच एजेंसी की टीम पर अगर जानलेवा हमला होगा तो इस देश में किसी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच और किसी अपराध पर कार्रवाई की गुंजाइश ही नहीं बचेगी। मुट्ठी भर हिंसक लोगों को अपने संख्याबल से जांच और न्याय की व्यवस्था चौपट करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ऐसा हुआ तो यह देश के लिए सबसे हानिकारक डिस्काउंट होगा। दुख की बात यह है कि ऐसे अपराध पर त्वरित राजनीति तो हो जाती है, लेकिन त्वरित कार्रवाई नहीं होती। न्याय के प्रति विश्वास की स्थापना करने वाला कोई फैसला नहीं होता, बल्कि सब कुछ राजनीति की भेंट चढ़ जाता है। इस पूरे मामले में चर्चा घोटाले से ज्यादा केंद्र बनाम राज्य की राजनीति पर हुई।